सभी साथियों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक अन्य महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, संज्ञा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे इस पर बात करते हैं। लंबा सा है थोड़ा टॉपिक। एक अनुच्छेद पहले हम पढ़ते हैं। रमा अपने पिता तथा भाइयों नीरज और अमन के साथ कल रामनगर का चिड़ियाघर देखने गई थी। वहाँ वहाँ पर उन्होंने शेर, हाथी, लंगूर, हिरन आदि विभिन्न प्रकार के जानवर और कई तरह के रंग बिरंगे पक्षी देखे। वहाँ जाकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ जानवर वहाँ निर्भयता से घूम रहे थे। लंगूर पेड़ पर उछल कूद कर रहा था। शेर पिंजड़े में था। तो इस अनुच्छेद में मैंने कुछ अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स। अब अगर आप इनको देखें, इस अनुच्छेद में जो शब्द आए हैं, इसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं जो व्यक्तियों के नाम हैं, वस्तुओं के नाम हैं, प्राणियों के नाम हैं, स्थान के नाम हैं और भावों के नाम हैं। इनको हम अब इसी हिसाब से यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे इसमें व्यक्तियों के नाम आए हैं रमा, नीरज, अमन। फिर इसमें स्थानों के नाम आए हैं रामनगर और चिड़ियाघर। इसमें वस्तुओं के नाम अगर देखें आप, पिंजड़ा, पेड़, ये। प्राणियों के नाम शेर, हाथी, लंगूर और हिरन। फिर इसमें भाव भी देखते हैं, प्रसन्नता और निर्भयता। तो संज्ञा की भी परिभाषा यही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यही संज्ञा की परिभाषा है। इस अनुच्छेद से यह बहुत स्पष्ट भी हो रही है। अब हम संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर जैसे आपके उसमें देवायल, रामनगर, रामायण, नेपाल, अमन, विभा आदि ये नाम आए हैं। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी है, अब नदी जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रही है। इसमें बहुत सारी नदियाँ हो सकती हैं। वो जो नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना, वो व्यक्ति में आएंगी, लेकिन नदी अपने आप में जाति में आएंगी। इसी प्रकार से वृक्ष हो सकते हैं। वृक्ष में बहुत सारे वृक्ष हो सकते हैं। आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, वो व्यक्तिवाचक हैं, किंतु वृक्ष अपने आप में जातिवाचक है। तो ये कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद तीसरे में आते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, वह शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अब जैसे परिवार देखते हैं आप, परिवार एक प्रकार का समूह है। कक्षा है, कक्षा देख रहे हैं आप, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, वहाँ भी समूह का बोध करा रहा है कक्षा। ऐसे ही भीड़ है। तो इस प्रकार के शब्द आते हैं समूहवाचक में। अगला चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, तो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य में जैसे आप देखेंगे दूध है, लोहा है, मिट्टी, तेल, घी आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा व अंतिम प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे दशाएं आपकी बचपन, जवानी, बुढ़ापा आ गया, इसमें आप भला, बुरा, सुंदरता, ये कोमलता, सरल, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद आपको बताएं। संज्ञा किसे कहते हैं ये बताएं। इसको समझने के लिए कुछ प्रश्नों पर आइए चर्चा करते हैं। जैसे है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? रामनगर, रामायण, फल या हिमालय? तो आप देखेंगे फल कहते ही आपके दिमाग में बहुत सारे फल आ जा रहे हैं, तो यही जातिवाचक संज्ञा है।
रामनगर, रामायण और हिमालय ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। अन्य प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? इसमें आया है नौकर, कबीर, लोग, व्यक्ति। तो इसमें कबीर जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? देखिए, राजा, अमीर, गरीब, कोमल। तो कोमल शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। आइए, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं कि जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक शब्दों के लिए व्यक्तिवाचक शब्द लिखिए। नदी है, नदी अपने आप में बहुत सारी नदियों को जो है बता रही है कि इसके अंदर बहुत सारी नदियाँ हम लिख सकते हैं। यहाँ पर अलकनंदा लिखा है मैंने, गंगा, यमुना, सरस्वती, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये व्यक्तिवाचक है और नदी अपने आप में एक जाति का बोध करा रहा है। महापुरुष, महापुरुष में भी आप सोचेंगे तो बहुत सारे महान पुरुषों के नाम आपके दिमाग में आएंगे। तो महात्मा गांधी ये व्यक्तिवाचक हैं, महापुरुष शब्द जातिवाचक है। देश, देश में मैंने भारत लिखा है। जितने भी देश आप सोच रहे हैं वो सारे व्यक्ति में आएंगे और देश अपने आप में एक जातिवाचक है। इसी प्रकार खिलाड़ी, खिलाड़ी में मैंने लक्ष्य सेन को लिखा है। खिलाड़ी का सोचेंगे तो आपके दिमाग में भी विराट कोहली, MS धोनी, राहुल द्रविड़ या अन्य खिलाड़ी भी दिमाग में आ रहे होंगे। खिलाड़ी एक जाति का बोध कराने वाला शब्द है। इसके बाद एक प्रश्न है इसमें, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द छांटिए, उनका प्रकार बताइए। जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, तो इसमें पेड़ और बंदर आप देखेंगे कि दोनों संज्ञा शब्द हैं। बंदर एक व्यक्तिवाचक है, पेड़ एक जातिवाचक शब्द है। इसके बाद मयंक दुखी है, मयंक व्यक्तिवाचक है, दुख जो है भाव में आ रहा है, तो ये भाववाचक है। इसके बाद है ताज की सुंदरता ने सभी का मन मोह लिया। ताज, ताज अपने आप में एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक है। सुंदरता आप देखेंगे, सुंदरता एक भाव है, तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए, हरिद्वार गंगा किनारे बसा है, तो हरिद्वार एक शहर है, गंगा एक नदी है, तो दोनों ही ये आपके व्यक्तिवाचक में आ गए। आशीष की सभी शिकायत करते हैं, तो आशीष एक पर्सन है, तो ये व्यक्तिवाचक, शिकायत आपका भाव में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने आसानी से समझ लिया होगा कि कौन किस श्रेणी में आ रहा है। प्रश्न भी आपसे कभी भी कोई परिभाषाएं नहीं आएंगी, परिभाषाओं को आसानी से समझना है और उससे संबंधित प्रश्नों को फिर आप आराम से कर सकते हैं। आसानी से आप समझ गए होंगे। समूह में समूह वाले शब्द आते हैं, जैसे पुलिस भी समूह वाला है, भीड़, दल, ये सब। द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस हम पढ़ते ही हैं, तो देखा होगा आपने, दूध आपका आया था, तेल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी हैं ये सारी। और जाति, जिसके अंतर्गत सोच के आपको बहुत सारे नाम ध्यान में आ जाएं, जैसे नदी में बहुत सारी नदियां ध्यान में आ गई, खिलाड़ी, तो ये जाति वाले शब्द होते हैं। व्यक्ति में स्थान होता है, कोई एक व्यक्तिगत व्यक्ति का नाम होता है, तो व्यक्तिवाचक में वो रहता है। तो आसानी से इनको करिएगा, कोई भी कठिन नहीं है। परिभाषा को आसानी से समझें, आगे आसानी होगी। धन्यवाद।